स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे। इस बारी का ये एमटीपी है जो आईसीआई करता है, देता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है, इफ फार्मर सेल्स वीट टू मिलर फॉर 600, ठीक है, एंड द मिलर सेल्स, देखो फार्मर ने मिलर को दिया कितने का, 600 का। मिलर ने सेल किया टू द बेकर फॉर 800 and the baker sells the bread to the customer for 1300. क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल वैल्यू एडेड। तो टोटल वैल्यू एडेड बच्चे कैसे आएगी, ये देखो, यहां से इस प्रोसेस में कितनी वैल्यू ऐड हुई बेटा, 200। इधर से इस प्रोसेस में बच्चे देखो कितनी हुई, 3 and 2 500। सो टोटल वैल्यू एडेड इज 700। सो आंसर बच्चे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, which investment is made without any reference to the level of income or profit। बच्चे आंसर क्या है, autonomous। autonomous investment ही होती है which is induced which is not induced by profit motive। ठीक है ना, तो उसका the value of national income adjusted for inflation is, बच्चे जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है वो कौन सी होती है बच्चे, हमारी रियल नेशनल इनकम। द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, मतलब जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। आंसर होता है रियल, क्योंकि रियल ही होता है जिसमें हमने इन्फ्लेशन का इफेक्ट खत्म किया होता है। ठीक है, which of the following fiscal policy measures would be suitable for addressing a deflationary gap or deficit demand। ठीक है, कह रहे कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिससे आप डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड को कम कर सकते हो। मतलब जहां पे मैं सिंपल भाषा में बोल सकूं, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सको। अगर गवर्नमेंट बच्चे अपने टैक्सेस रिड्यूस करेगी तो फिर उससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, तो ये तो है ही है। एग्रीगेट डिमांड की क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। बच्चे तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी तो इंक्रीज होगी, सेकंड भी आंसर है। रिडक्शन इन पब्लिक डेट, पब्लिक डेट क्या होता है, बोरोइंग्स, है ना। तो अगर बोरोइंग्स, ये इसकी बात कर रहे हैं, अगर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स, तो बच्चे फिर भी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। सो आंसर क्या है बच्चे, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। What is the value of investment multiplier when the savings function is represented as this? आ जाओ सॉल्व करके देखिए, सिंपल है। हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब के की वैल्यू निकालनी है। के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MP/C। याद है, हाँ नानी कुछ बोल रहे हैं, निवेदिता मयूर। यस मैम। ठीक है, तो अब MP/C क्या होता है, वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, और ये क्या है बच्चे, व्हाट इज दिस मयूर, सेविंग्स फंक्शन में हम कैसे लिखते हैं बताओ। ये क्या MPC है कि ये MPS है। MPS। हम्म, यस। ठीक है, तो अगर मुझे MPC निकालना है बच्चे तो मैं कैसे निकालूंगी, 1 - MPS करके। आई होप इतना पता है सबको। 0.8। यस बेटा बिल्कुल, 0.8 मेरा क्या आ जाएगा, MPC। तो 1/0.8 करोगे, आंसर क्या आएगा बच्चा, करना। 1.25। 1.25। यस मैम। एक सेकंड, और 0.2 करो तो 5 आएगा। यस मैम। ठीक है, एक सेकंड रुको, पहले हम सेविंग्स फंक्शन लिख के देखते हैं बेटा, रुको एक सेकंड रुको। सॉरी, राइट बेटा, एक सेकंड रुको रुको रुको, सॉरी, राइट। के की फॉर्मूला होता है 1/1 - MP/C, है ना। एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक, यही होता है। वेट करो, मैं को लगता नहीं करता है, एक सेकंड रुको। फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर, एक सेकंड।
हाँ ठीक है बच्चे, 1/1 माइनस एनपी सी होता है, ठीक है, सॉरी, राइट। हाँ ये होता है बच्चे। तो मतलब इन शॉर्ट इसको मैं एमपीएस भी बोल सकती हूँ ना, राइट। तो 1/0.2 बच्चे, आंसर क्या आना चाहिए? 5। 5. ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज, what could be the cause of increase in aggregate demand within the economy? कह रहे aggregate demand किस चीज से increase हुई? increase in imports नहीं बेटा, increase in अगर exports होता तब तो था, या reduction in imports होता तब तो मैं मानती। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बच्चे, गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तभी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यस यस, आय अगर इंक्रीज होगा तो होगा ना बेटा, यस। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स नहीं बचा, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, तो आंसर इज सी। ठीक है। यस मैम। Which of the following will cause a leakage in the national income of the economy? Leakage. Decrease in expenditure, decrease in taxation तो नहीं बेटा, decrease in taxation होगी तो disposable income बढ़ेगी, ठीक है। Increase in imports, बच्चे लीकेज कह रहे हैं ना कि किस वजह से हमारे दोबारा से सर्कुलर फ्लो में इनकम ऐड नहीं होगी। तो या तो लोग अपने पास बच्चे पैसा जो है ज्यादा सेव करने लग जाए खुद के पास, बैंक्स में नहीं कर रहे, या फिर बच्चा इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रही है, इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रही है तो फॉरेन कंट्री के पास ही तो पैसा जा रहा है। तो आंसर क्या बच्चे? बोथ ए एंड सी। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं 7th का डी। ठीक है बच्चे, समझ आया बच्चे लीकेज वाला ये वाला? हाँ या ना बोल दो। मैं एक मयूर, बार दोबारा बता दूँ। हाँ बेटे पूछो। देखो, लीकेज का मतलब होता है कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो होता है ना बेटा, जहाँ पे हम कहते हैं ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और ये हमारा बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, हम कहते हैं कि जब यहाँ का कोई खर्चा इधर जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले फैक्टर सर्विसेज गई बेटा, यहाँ से फैक्टर पेमेंट्स आई, ठीक है, फिर क्या होता है बच्चे, ये लोग गुड्स प्रोड्यूस करके इनको देते हैं, ठीक है, और ये यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, इनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं। ऐसे ही बच्चे गवर्नमेंट भी तो क्या करती है बच्चे, एक तो ये लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इन रिटर्न गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। ये लोग भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इन रिटर्न गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदती है इससे, ठीक है, और पैसे भी देती है। उसके बाद बच्चे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर जो है या तो इंपोर्ट्स लेता है या एक्सपोर्ट्स करता है। हम लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इनके साथ गवर्नमेंट भी करती है, और या तो हम बचे हुए पैसे अपने बैंकिंग सिस्टम में डालते हैं। ये सर्कुलर फ्लो है। तो कह रहे हैं किसकी वजह से लीकेज होगी? लीकेज मतलब दोबारा से मेरे जो ये सर्कुलर फ्लो में पैसा नहीं आएगा। तो अगर हमें कह रहे हैं कि अगर से सपोज बच्चे हम अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दे, ठीक है, हर कोई अपना एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज कर दे, तो बच्चे अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेंगे तो क्या वो पैसा दोबारा से फ्लो करेगा इकोनॉमी में? नहीं ना, मतलब सेविंग्स कर रहे हो तो वो लीकेज ही है, वो लीकेज ही होती है ना बच्चे, सेव करना पैसा। यस मैम। अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सेविंग्स इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कर रही हूँ तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर लिखा है तो उसका ना मैं होल्ड कर रही हूँ पैसा, ठीक है, तो वो क्या है बच्चे? लीकेज है। लेकिन अगर टैक्सेशन डिक्रीज होगी बेटा, देखो टैक्सेशन अगर कम करेंगे तो डिस्पोजेबल इनकम हम लोगों के पास बढ़ेगी, तो हम लोगों को तो खर्चा बढ़ने वाला है। अगर खर्चा बढ़ेगा, अगर खर्चा बढ़ेगा तो बच्चे वो तो इंजेक्शन होता है ना, वो तो इंजेक्शन होता है, वो लीकेज तो नहीं है, वो लीकेज तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही आउट हो गया, बी। फिर बच्चे अगर मैं इंपोर्ट्स इंक्रीज करूंगी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सारा पैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दे रहे हैं, ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, एक्सपोर्ट्स ज्यादा चाहिए होते हैं और इंपोर्ट्स कम चाहिए होते हैं, तब जाके बच्चे मेरी लीकेज नहीं होती है। अब अगर मैं बाहर वालों को पैसा दे रही हूँ, इंस्टेड हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं फ्लो हो रहा, वो बाहर की इकोनॉमी में जा रहा है, तो बच्चे इसको क्या कहेंगे? लीकेज कहते हैं। ठीक है ना?
यस ठीक है, मैम। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए एंड सी। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट बेटा, गवर्नमेंट अडॉप्टिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, government adopting progressive taxation system to tax people on their level of income is an example of which of the function of public finance? बताओ, टैक्सेशन बच्चे किस में जाता था? टैक्स लगाओ उनके पास जिनके पास पैसा है, ठीक है। फिर कहते हैं टैक्स लगाओ उनके पास जिनके पास पैसा है, और जब पैसा आया गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिसीट्स, वो लगाओ इन लोगों की वेलफेयर के लिए। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं बच्चे, ये क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चेक कर लेते हैं आज हम, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जब भी ऐसा कुछ हम देखते हैं जहां पे गवर्नमेंट जो है अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटती है, और टैक्स से वही करती है ना, टैक्स से तो वही करती है जो अमीर होते हैं, जिनकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, उनसे पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, एंड जो गरीब होते हैं उनके वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करती है, फ्री एजुकेशन, फ्री राशनिंग, ये सारा, राइट। मेडिकल फैसिलिटीज। क्लियर है? तो आगे चलो बेटा, बताओ। क्लियर है? मयूर यस ने, मैम। Ma'am. ठीक है। द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फूड, fuel, and fertilizers in countries due to production of weapons in the war between Russia and Ukraine resulted in which type of externality? बताओ बच्चे, ये क्या है? नेसेसरीज है ना? यस। अगर बच्चे इसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई तो बाकी कंट्रीज को भी तो नुकसान हुआ था ना। याद है, गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे, फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां पे खाना तक बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा था। तो बच्चे बताओ, ये क्या होगा? ये पक्की बात है, देखो पॉजिटिव तो होने से रहा, तो पॉजिटिव तो मेरा पहले कैंसिल हो जाता है। अब ये प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है कि कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है? कंजम्पशन। ओके निवेदिता, व्हाट डू यू से बेटा? Consumption. प्रोडक्शन क्या होता है? मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोडक्शन होता है जब बच्चे हम क्या करते हैं, हम कुछ भी प्रोड्यूस करें, से फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री है वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन आया वो हम सबको इनटेक करना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, राइट। नेगेटिव कंजम्पशन क्या हो जाएगा? क्योंकि मेरे साथ वाला मिस्टर ए क्या कर रहा है बच्चे? स्मोक कर रहा है, तो उसके साथ क्योंकि मैं बैठी हूँ, आई एम सिटिंग, तो बच्चे क्या हो रहा है, मेरे को इसकी स्मोक जो है इनटेक करनी पड़ रही है, ठीक है। आई एम अ पैसिव स्मोकर हियर। तो ये क्या है? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। बच्चे अब लड़ाई ये लोग कर रहे हैं, और बच्चे उसका असर हमारे पे हो रहा है। तो बच्चे ये कंजम्पशन तो नहीं, आई थिंक इट शुड बी प्रोडक्शन। लेट मी जस्ट सी, दिस इज नाइन्थ का बच्चे बी ही है, ठीक है। दिस कैन नॉट बी कंजम्पशन, दे आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग वॉर, है ना। दे आर व्हाट बच्चे? प्रोड्यूसिंग वॉर बच्चे, ठीक है ना। यस, यस मैम। क्लियर है निवेदिता आपको? आप कंजम्पशन कह रहे थे बच्चे। कंजम्पशन होता है कि कोई क्योंकि उसको यूज कर रहा है तो उसकी यूजेज से मुझे नुकसान हो रहा है। प्रोडक्शन होता है क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। तो ये एक्ट है ना बेटा, वॉर प्रोड्यूस कर रहे हैं। यस निवेदिता, यस मैम। मैं यूं तो बोल दिया, ठीक है, ठीक है। मिस्टर अमित स्टॉक मार्केट ट्रेडर थ्रू इनसाइडर इंफॉर्मेशन। बच्चे इनसाइडर इंफॉर्मेशन याद है क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोलते हैं इसको, मैं बता देती हूँ।
इनसाइड इंफॉर्मेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग होती है जब मैं क्या हूँ बच्चे, एम्प्लॉय हूँ। मैं क्या हूँ, एम्प्लॉय हूँ बच्चे किसी कंपनी की, और मुझे पता है कि उसके शेयर या स्टॉक प्राइसेस में क्या चेंज आने वाला है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसके उस इंफॉर्मेशन की नॉलेज की वजह से मैं अपना या किसी और का बच्चे फायदा करा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं क्योंकि मिस्टर अमित जो है स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, उनको पता है, उसको पता है कि जो शेयर है उसका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने वाला है। उसको ये लगा कि एक्स लिमिटेड का प्राइस जो है फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो उसने अपने फायदे के लिए क्या किया बच्चे, अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा बच्चे, तो ऑब्वियसली आज सस्ते में मैं उसको परचेज कर लूंगी ना। आज सस्ते में मैं उसको परचेज कर लूंगी ताकि कल को जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको सेल कर दूंगी और प्रॉफिट्स कमा लूंगी, कैपिटल गेन। यस और नो? यस। Yes, ma'am. हाँ, ये देखो यही लिखा है इसने आगे कहानी, मैंने क्वेश्चन में नहीं पढ़ा था। ही परचेजेस द शेयर्स टू मेक अ गेन बाय सेलिंग देम लेटर एट अ हायर प्राइस। इट इज अ केस ऑफ, कह रहे हैं अब ये किस केस में आता है बच्चे, मॉरल हजार्ड, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, फ्री राइडिंग या नन ऑफ द अबव। फ्री राइडिंग तो 100% नहीं होता। फ्री राइडिंग तो होता है कि क्योंकि क्या होता है, मेरे को ये गवर्नमेंट के केसेस में होता है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है और उसका फायदा जो पैसा नहीं भी दे रहे, जो टैक्स नहीं भी दे रहे, वो ले रहे हैं। अब मॉरल हैजर्ड या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है कि एक इंसान को इंफॉर्मेशन है और दूसरे का नहीं है। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चे, इसका 10th का है डी, दैट इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा बच्चे लर्न करके रखना पड़ेगा। ये वाला एग्जाम्पल कि अगर अगर बच्चे इनसाइडर ट्रेडिंग का क्वेश्चन आएगा, हर्षित, निवेदिता, मयूर, तो हम आंसर क्या लिखते हैं, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मींस, सिमेट्रिक का मतलब होता है जहां पे दोनों पार्टीज को इक्वल इंफॉर्मेशन होती है। जहां पे एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन है और दूसरे को कम है या नहीं है, तो बच्चे उसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक ये जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पे दोनों साइड्स बच्चे इक्वल होती है, सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब जहां पे किसी एक को ज्यादा नॉलेज है, इस वाली साइड को ज्यादा नॉलेज है, तो ये क्या है बच्चे, स्क्यूड टुवर्ड्स इट्स दिस थिंग, अपना क्या कहेंगे, राइट है ना। हाँ, तो बच्चे ये क्या है, एसिमेट्रिक, कि इस पार्टी को ज्यादा नॉलेज है देन दिस पार्टी। तो ये क्या है, एसिमेट्रिक, मतलब ढंग से ना बटी हुई, जो ढंग से नहीं बटी हुई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, Yes, ma'am. which of the following is not true regarding the MSP mechanism in India? मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद करो बच्चों, क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट कहती है कि तुम मार्केट में बेचो इस प्रोडक्ट को, मार्केट में इस प्रोडक्ट को बेचो, अगर तुम्हारा ये प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा ना, तो ये वाला प्राइस जो है 50 रुपए, इसमें मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो एमएसपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस सीलिंग। नो बेटा, ये फ्लोर होता है ना, फ्लोर होता है। ठीक है, तो सीलिंग तो नहीं है। MSP works on the principle of price flooring. Yes. At the fixed price, there exists excess supply. No, बेटा, ऐसा नहीं है। Government purchases the excess supply of farmers. ओके लेकिन MSP की बात कर रहे हैं बच्चे अलग से। अच्छा, नॉट ट्रू है ना, नॉट ट्रू, सॉरी रुको, नॉट ट्रू है, तो आंसर क्या है बच्चे, ए है ना। यही तो है ना, प्राइस सीलिंग नहीं है, दिस इज अ प्राइस फ्लोर। और ऊपर से बच्चे अगर प्राइस फिक्स्ड है तो एक्सेस सप्लाई कह रहे, फिर भी होगी, लोग बिना डरे फार्मर्स जो है सप्लाई करेंगे। और अगर एक्स्ट्रा सामान बचता है तो वही है, मैंने आपको बताया, प्रॉमिस कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है कि मैं खरीदूंगी, तो आंसर शुड बी ए। ठीक है, ये समझ आया, चेक कर लेते हैं 11th का ए। समझ आया कि नहीं आया बेटा ये वाला? Yes, ma'am. ठीक है, निवेदिता, अर्षित, Yes, ma'am. ठीक है। Which concept involves one-shot injection of government expenditure into a depressed economy with the aim of boosting business confidence and encouraging larger private investment? कह रहे कौन सा ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ खर्चा है
डिप्रेस्ड मतलब कि जब हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है बच्चे, बहुत ज्यादा लो है, मतलब एग्रीगेट डिमांड लेवल्स इन द इकोनॉमी आर वेरी लो। क्या करेगी ताकि बिजनेस का कॉन्फिडेंस जो है बच्चे बढ़ जाए, एंड इनकरेजिंग लार्जर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे पंप प्राइमिंग तो हमने कुछ ऐसा सुना नहीं। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है कि बाहर से लोन उठाएगी और पैसा लगाएगी। कंपनसेटरी स्पेंडिंग भी हमने कुछ सुना नहीं। बच्चे जब हम बात करें गवर्नमेंट की ना, तो हमने बात ही क्या सुनी हुई है, सिर्फ पब्लिक स्पेंडिंग बोरोइंग। एक बार चेक कर लेते हैं, 12th का आंसर ए है। जस्ट अ सेकेंड, 12th का ए है। ओके, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, एक बार समझ लेते हैं हम कि है क्या। रुको, 12th का ए ही है ना। हाँ, आ जाओ। पंप प्राइसिंग बच्चे मैं खुद देख रही हूँ, एक सेकेंड होता क्या है, होल्ड करो। पंप प्राइसिंग, और तुम लोगों के साथ भी मैं एक बार शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन। ठीक है, पंप प्राइसिंग इन इकोनॉमिक्स। मुझे पंप प्रिमिंग, सॉरी मैंने प्राइसिंग लिख दिया था। पंप प्रिमिंग इज अ टाइप ऑफ एक्शन टेकन टू स्टिमुलेट एन इकोनॉमी यूजुअली ड्यूरिंग रिसेशनरी पीरियड सच एज थ्रू गवर्नमेंट spending or reductions in interest rates and taxes. The term pump priming is derived from the operation of literal pumps which had to be primed with water in order to function properly. वो कह रहे हैं हैंड पंप जैसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट पीछे से जोर लगाएगी और पानी आएगा बेटा। तो पंप प्रिमिंग, अब आपको एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना पड़ेगा। पंप प्रिमिंग क्या है बेटा? पंप प्रिमिंग बोबली एक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया इनिशिएटिव है, जो जब रिसेशनरी पीरियड होता है, रिसेशनरी है ना, रिसेशनरी, IONERY, रिसेशनरी या डिप्रेशन है। ठीक है, जब भी बहुत लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सब कुछ लो चल रहा है बच्चे। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चे? चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल्स का ये। ठीक है, प्लस पब्लिक फाइनेंस दोनों का है, तो चैप्टर नंबर 7 दोनों का है। तो कह रहे हैं उस लेवल पे बच्चे क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे इंक्रीज करेगी थ्रू पंप प्रीमियम। बच्चे ये किताब में हमने कभी ये वर्ड नहीं पढ़ा है, तो ये आपको अब क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न इट। पंप प्रीमिंग ध्यान रख लेना बस, आपको मुझे पता याद आ जाएगा देख के। आ जाओ। The per capita income in country Y increased from 50 to 65,000, while per capita consumption increased from 37,500 to this. Calculate the spending multiplier for this economy. आ जाओ। अब मल्टीप्लायर बेटा हमारा कैसे निकलता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, या फिर दूसरा फॉर्मूला बताओ क्या होता था, बताओ। डेल्टा Y divided by delta I. Yes. Due to change in investment, what is the change in the level of income, right? Yes or no? Yes or no? मयूर? Yes, ma'am. हाँ, Yes. ठीक है। तो बच्चे इनकम कितने से कितने में इंक्रीज हुई है बच्चे? 15,000। और बच्चे हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन की बात कर रहे हैं अभी, ये कंजम्पशन मतलब हमारे को मल्टीप्लायर पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये कितना है बच्चे, इंक्रीज कितना हुआ है? 48,750। 1250 हाँ, 1250 11250 1250 जीरो। 11,250 अच्छा करो बच्चे इसको कैलकुलेट। 15,000 डिवाइडेड बाय 11250। 1.33 आ रहा है। रुको एक मिनट, एमपीसी निकालते हैं पहले, रुको। एमपीसी बच्चे मेरा कितना आता है? एमपीसी इज, फॉर्मूला बताओ एमपीसी का। डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, क्योंकि कंजम्पशन गिवन है ना। तो एक बारी सॉरी, इसका करो उल्टा करना मयूर।
क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो गिवन नहीं है, मैंने पढ़ भी हूँ कंजम्पशन, फिर भी मैं गलत ये बोल दिया। एक मेरी कंजम्पशन कितने 11250 डिवाइडेड बाय 15,000 करना, एमपीसी की वैल्यू आएगी 0.75. 0.75। आ जाओ। अब इसको 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 इज 1 बाय 1.25 निकालना आंसर के। 4. चेक कर लेते हैं 13th का। ठीक है, ठीक है Yes. मयूर and हर्षित, ठीक है वो तो आ जाओ। Which of the following is used to counter recession as a part of expansionary fiscal policy? अब कह रहे हैं कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम रिसेशन को खत्म कर सकते हैं, है ना। तो मतलब रिसेशन को खत्म करना मतलब एग्रीगेट डिमांड को कैसे मैं लो लेवल पे लेके आ सकती हूँ। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, डिक्रीज इन टैक्सेस तो नहीं बच्चा, क्योंकि अगर टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो आंसर क्या लग रहा है बच्चे, ए। A. स्टेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं 14th का ना, डी दिया हुआ है, एक सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू काउंटर रिसेशन की बात कर रहे हैं बच्चे। मैं एक्सपैंड वो रिसेशन मतलब एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज करेंगे, सॉरी राइट, क्वेश्चन रॉन्ग पर। ये देखो मैं पढ़ रही हूँ ऐसे रॉन्ग, तो तुम्हें कैसे कह सकती हो, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे दोबारा से कि रिसेशन ब्रोकर. कैसे कम करेंगे। यस, तो बच्चे इंटरेस्ट रेट तो अगर मैं कम करूंगी तो एग्रीगेट डिमांड तो फॉल होगी, वो तो कर ही नहीं सकते। तो टैक्सेस रिड्यूस करेंगे एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस गवर्नमेंट पैसा बाहर से बोरो करके इंजेक्शंस लगाएगी। तो आंसर क्या है बच्चे, डी। मयूर आप कुछ कह रहे थे बच्चे। मैं ये कहता डिक्रीज इन टैक्सेस करेगी. हाँ, डिक्रीज इन टैक्सेस करेगा। Mr. A, who is self-employed, decided to keep more money in his savings account. Considering the prevailing economic and political conditions, what is the motive of such a move by A? ये कौन से चैप्टर का है बच्चे, मॉनेटरी पॉलिसी। आप कह रहे हैं मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर सेव करना चाहती हूँ तो बच्चे उसका आंसर क्या होता है, प्रिकॉशनरी, है ना। जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे पैसा संभाल के रखना है तो वो क्या होता है बच्चे, प्रिकॉशनरी। 15th का चेक कर लो, 15th का सी है। ठीक है बच्चे, ट्रांजैक्शन क्या होता है, हर रोज रोजमर्रा के खर्चे के लिए जो मुझे पैसा चाहिए। स्पेक्युलेटिव होता है जब मुझे इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से बच्चे कैपिटल गेन्स जो है वो अर्न करने हैं। प्रिकॉशनरी यही होता है कि मैं अपने बुढ़ापे के लिए या बीमारियों के लिए जब बच्चे पैसा सेव कर रही हूँ। और कंजर्वेटिव हमने ऐसा कोई मोटिव पढ़ा नहीं, सिर्फ 3 तरह के मोटिव्स होते हैं। तो आंसर क्या है, सी। Which of the following is true with regards to liquidity trap? The speculative demand is parallel to x-axis. Desire to hold bond is infinity. Ineffective monetary policy. बच्चे liquidity trap क्या था हमने पढ़ा हुआ है, बताओ बताओ आ जाओ। लिक्विडिटी ट्रैप इन इकोनॉमिक्स आ जाओ, देख लेते हैं। Which a monetary policy becomes ineffective due to despite or very low interest rates, people want to hold cash rather than spend। ठीक है, आ जाओ अब देख लेते हैं फिर से हम वो देखते हैं ऑप्शंस। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, जब लोग जो है अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होल्ड करना चाहते हैं और हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी जो है इनइफेक्टिव हो जाती है। तो सी तो 100% है ही है। एंड डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इज, नहीं बॉन्ड तो नहीं होल्ड कर रहे। और हम क्या कह रहे हैं, स्पेक्युलेटिव डिमांड इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। स्पेक्युलेटिव मींस हम एक्स एक्सेस के पैरेलल ये कह रहे हैं, ऐसी होगी। तो इनफाइनाइट। सो आंसर इज इट डी, लेट्स जस्ट चेक 16th का। 16th का डी है बच्चे। क्या कह रहे हैं दोबारा से, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, जब लोग जो है अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है होल्ड करके रखना चाहते हैं। बच्चे ये मेरी डिमांड है, ठीक है, और ये क्या है बच्चे, मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है हम कैश की, वी डू नॉट वांट टू इंक्रीज
जो मर्जी हो जाए, हमारे लेवल इनकम जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, डिमांड जो है वो जैसे भी रहे, हमारा जो है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू होल्ड मनी, वी वॉन्ट टू होल्ड मनी। तो कह रहे एक तो होल्डिंग बच्चा एंड इनइफेक्टिव, ये तो क्लियरली इसके डेफिनेशन में गिवन ही था, तो आंसर क्या है? डी। आंसर क्या है? डी। ठीक है, चलो बेटा आगे। Yes. 17th, among the following identified by Friedman, which one of the following is not one of the four determinants of aggregate demand? Average run on 5 assets classes, price level in the economy, inflation rate या forex rate? तो बच्चे अभी डिमांड फॉर मनी वाले पॉइंट में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मनी वाला जो चैप्टर था, विच वन इज नॉट वन ऑफ द फोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। बच्चे डिमांड कब मैं ज्यादा करती हूँ? जब बच्चे इकोनॉमी में या तो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा, प्राइस जो है अगर बढ़ जाएगा तो बच्चे मेरी डिमांड फॉर मनी विल ऑल्सो राइज। दूसरा था कि अगर इंटरेस्ट रेट्स जो है बच्चे अगर वो इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगी बच्चे, ज्यादा पैसा होल्ड करूंगी, होल्ड नहीं करूंगी, डिमांड ज्यादा करूंगी ताकि मैं इन्वेस्ट ज्यादा कर सकूं। फॉरेक्स रेट पे अगर बच्चे बढ़ जाएगा तो डिमांड ज्यादा होगी ना, क्योंकि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए इंपोर्ट के लिए। तो ये तो है, तो आंसर क्या है बच्चे? ए। चेक कर लेते हैं 17 का है डी। जस्ट सेकेंड, ये कैसे है? एक सेकेंड रुको बेटा, बुक में चेक करने दो मुझे। बिजनेस इको, मैम नॉट अच्छा हुआ इसमें। हाँ नॉट ही तो बेटा, मेरे ख्याल से तो फॉरेक्स रेट है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है? मनी वाला, मनी, कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड। ये फ्रीडमैन चेक करें। ये आज डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय डिमांड फॉर एनी अदर एसेट्स, सेम फैक्टर्स आर डिमांड फॉर एनी अदर एसेट्स, नेमली परमानेंट इनकम, रिटर्न ऑन एसेट, तो है ही है। फंक्शन ऑफ टोटल वेल्थ, ये देखो ये रहा फंक्शन ऑफ, दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है ना बेटा? यस मैम, यस मैम। एक तो क्या है कह रहे हैं, फोर डिटर्मिनेंट्स कौन से बच्चे? एक तो टोटल वेल्थ और 5, अच्छा 5 क्लासेस है, यस ये वाला है। फिर पॉजिटिव, ये तो प्राइस लेवल तो मैंने आपको बता ही दिया था। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर ये उसमें भी आ जाए, और इन्फ्लेशन है, तो ठीक है बच्चे, यही नहीं है। ठीक है, फॉरेक्स रेट नहीं है, ये बाद वाले उसमें था, किसी और में था। ठीक है बेटा, आंसर क्या है? डी है। फ्रीडमैन ने बच्चे क्या क्या चार चीजें दी है? एक तो 5 क्लासेस, ह्यूमन कैपिटल वगैरह वगैरह, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन रेट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चार चीजें बोली है, फॉरेक्स रेट नहीं बोली। According to whom rational behavior induces individuals to hold an optimally structured wealth portfolio which is comprised of both bonds and money? Rational behavior कह रहे हैं, ऑप्टिमली, दोनों के दोनों चीजें कह रहे हैं बढ़िया तरीके से आप होल्ड करना चाहते हो। ये किसने बताया है? टॉबिन, बॉमल, कीन्स, आल्फ्रेड मार्शल। ये चेक कर लेते बेटा, 18th का है ए। तो टॉबिन जो है बच्चे, टॉबिन जो है उसने अपनी थ्योरी में बोला था कि हमारे को एक प्रॉपर पोर्टफोलियो जो है वो संभाल के रखना चाहिए, जिसमें हमारे पास बॉन्ड्स और मनी दोनों का इक्वल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, टॉबिन है। टॉबिन, which of the following monetary instruments are indirect instruments of monetary policy? Indirect बेटा, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट तो डायरेक्ट होता है बेटा, डायरेक्ट होता है क्योंकि ये तो हम डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब सेल करके या परचेज करके हम क्रेडिट को कर सकते हैं चेंज। और बच्चे रेपो रेट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्होंने ऑप्शन में बी एंड सी गिवन है, इनडायरेक्ट। चेक कर लेते हैं, रुको एक 19th का
19th का डी है बेटा। Okay. क्या कह रहे हैं कि कौन सा इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है बच्चा, रेपो रेट एंड ओपन मार्केट भी ये कह रहे हैं इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है, पता नहीं अब ये क्यों बोल रहे हैं, बट अगर आईसीआई का ये बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट है बेटा, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन सा है, तो आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों है, कैश रिजर्व रेशियो डायरेक्ट है। ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। Which of the following is a disadvantage of international trade? Increased choice of consumers, risk of dependence on imports, which are increased specialization, and none of the above. What is the following is a disadvantage? Disadvantage. Increased choice for consumers नहीं बच्चे, तो advantage है ना। रिस्क ऑफ डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, यस ये डिसएडवांटेज लग रहा है। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो रही है तो बेनिफिट होता है। तो आंसर क्या है बेटा, बी। 20th का देख लो, 20th का बी है, ठीक है बच्चे। कहाँ है बेटा, मीटर में कैसे? बच्चे उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट? A limit on quantity of imports, subsidy, local की बात कर रहे हैं ना, एक बार पढ़ के देखते हैं बच्चे। Subsidy for domestic producers, a requirement that a certain percentage of product will be produced domestically, तो बच्चे all। देखो अगर मैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, नॉन ट्रेड मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर्स बच्चे अगर लगा रही हूँ, तो यही तो बात है ना कि मैं लोकली कह रही हूँ कि वो चीज ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए और ज्यादा कंज्यूम होनी चाहिए। तो ए तो बेटा है सब्सिडी फॉर प्रोडक्शन इन इंडिया, अगर यहाँ पे सस्ते में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट भी फॉरेन प्रोडक्ट्स के हिसाब से कंपटीशन में सही खड़ा होगा। एंड बच्चे ये कह देंगे कि ये वाला प्रोडक्ट इतना तो प्रोड्यूस होना ही होना चाहिए, तो ऑल लग रहा है आंसर। 21 चेक कर लेते बेटा, 21 इज सी ओनली। जस्ट सेकेंड, 21 example of local content requirement, that is requirement that a certain percentage of product be produced domestically। बच्चे अगर कंटेंट रिक्वायरमेंट बोलेंगे, ठीक है, तो फिर आंसर सी करना पड़ेगा, ठीक है, सी ही करना पड़ेगा बच्चे। अगर लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट दोनों बोल रहे हैं ना बच्चे, लोकल कंटेंट मींस कम से कम इतना जो है प्रोड्यूस होना ही चाहिए डोमेस्टिकली, तो आंसर क्या है, सी बच्चे। दिस कैन बी मिसलीडिंग, जैसे मैंने करा, ये जो है आंसर है सी बेटा, सी। Which of the following measures involve total ban imposed by government on import and export of some or all commodities to particular country, regions or specified or infinite period? तो बच्चे ये क्या कर रहे हैं, टोटल बैन लगा रहे हैं, टोटल बैन। हमारा आंसर और 22 का डी है, एम्बार्गोज, यस बच्चे। टोटल बैन मींस एम्बार्गोज में ये होता था, हम टोटल बैन लगाते थे, ठीक है। तो एम्बार्गोज में क्या होता है बच्चे, हम कंप्लीटली कह रहे हैं कि नो इंपोर्ट ऑफ बीफ टू आवर कंट्री। Central Bank of the country is concerned about the high level of household debt and its potential impact on the economy. Which of the following actions can it take to address the issue? Central Bank is concerned about high levels of household debt and its impact on the economy. Which of the following actions can it take? बच्चे अब ये कह रहा है कि हमारे को ये डर है कि हाउस होल्ड ने बहुत ज्यादा क्या ले रखा है बच्चे, बोरोविंग्स कर रखी हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा, तो गवर्नमेंट क्या करे, इंक्रीज इट्स रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो टू रिड्यूस लेंडिंग, डिक्रीज इट्स रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो टू इंक्रीज लेंडिंग, इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टू डिस्करेज बोरोविंग्स, एंड बच्चे डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज कौन, अब देखो बच्चे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हाउस होल्ड ने बहुत ज्यादा डेट ले रखा है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा खर्चा ले रखा है तो इकोनॉमी में क्या होगा बच्चे, ज्यादा पैसा होगा
तो वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका उल्टा कर देगी ना, इंक्रीज कर देगी रिजर्व रिक्वायरमेंट बाय, देखो, या तो इंटरेस्ट रेट, है ना, इंटरेस्ट रेट ही तो करेगी ना, ताकि जो हाउस होल्ड्स हैं वो ज्यादा जो है बच्चे पैसा ना बोरो कर पाए। तो उसका आंसर चेक कर लेते हैं, 23 का ए है, इंक्रीज रिजर्व रिक्वायरमेंट, एक सेकेंड, 23 का ए है, रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ रेशियो टू रिड्यूस लेंडिंग, तो ठीक है, लेंडिंग तो रिड्यूस करेगा, बट हाउस होल्ड में तो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टू डिस्करेज बोरोइंग्स में तो हो सकता है। बच्चे अनदर थिंग टू रिमेंबर, अगर अब इन दोनों में से आ जाएगा, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज कंसर्न विद हाई लेवल ऑफ हाउस होल्ड डेट, तो वो उस केस में क्या करेगा बच्चे, दो सारे के सारे रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब एलआरआर की बात कर रहे हैं, सीआरआर एज वेल एज एसएलआर, दोनों ही बढ़ा देगा, ताकि लेंडिंग जो है इकोनॉमी में रिड्यूस हो सके। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। ONGC Videsh Limited has been incorporated by its parent entity ONGC for oil and gas, जो भी है, involving exploration, development and production of oil and gas outside India. Which type of foreign investment it is? जॉइंट वेंचर तो नहीं है बच्चे, ब्राउन फील्ड है, ग्रीन फील्ड है, ये लाइसेंसिंग है। ग्रीन फील्ड देखें, 24th का ग्रीन फील्ड है ये बच्चे। मैं एक बार याद दिला देती हूँ क्या क्या होता है। जॉइंट वेंचर तो होता है कि जहाँ पे ए एंड बी दोनों ने हाथ मिला के एक ए बी नया न्यू बिजनेस सेटअप किया होता है बच्चे। ये तो ऑलरेडी पेरेंट है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसने बाद में एक सब्सिडरी खोली है। ब्राउन होता है जब हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से तो स्टार्ट हुआ नहीं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उसने जगह दी है उसको ठीक है, जगह दी है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन फील्ड यही होता है कि हमने बेस बना रखा है और कहा कि तुम आके काम कर लो, वर्क करो। ठीक है, लाइसेंस भी नहीं दिया, अगर अलग से लाइसेंसिंग लिखा होता, और वैसे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग तो है नहीं, अलग से होता है बच्चे लाइसेंसिंग। तो आंसर क्या है, ग्रीन फील्ड। The first order condition for profit of a firm to be maximum क्या है बच्चे, MR is equal to MC। ठीक है, 25। ठीक है बच्चे, कुछ हाँ या ना बोल दो बच्चे, समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। नो मैम। Oh, ma'am. Which of the following is not one of the features of new trade policy trade theory by Paul Krugman? Countries which trade in similar goods are natural trade partners. It is based on labor theory. Not बोल रहे ना, not network effect as means of engaging in international trade. It focuses more on economies of scale. तो बच्चे इसमें क्रुगमैन न्यू ट्रेड पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, न्यू ट्रेड जो हमने 4th करी थी, तो उसमें लेबर प्लस कैपिटल दोनों होनी चाहिए। एक मिनट, नेटवर्क इफेक्ट मींस इंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो है ये ग्लोबलाइजेशन की बात करें। नेचुरल ट्रेड पार्टनर्स आई थिंक ये पढ़ा हुआ है डायरेक्ट, ये है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे भी फोकस करता है ये, 100% ये। सो आंसर आई थिंक इट शुड बी बी। लेट्स चेक, 26 बी। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, क्योंकि मैंने आपको Yes, बता ma'am. दिया लेबर प्लस कैपिटल दोनों के ऊपर फोकस करता है, इसलिए। विच ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया? बताओ, जीडीपी कौन निकालता है बच्चे? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आरबीआई तो नहीं निकालेगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ पढ़ा हुआ है हमने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो नहीं है, आंसर चेक कर ले, सी है क्या, 27th का सी। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन भी कराया था बच्चे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, एनएसओ, याद है बच्चे? मैम मैंने आज आपके साथ चैप्टर नहीं करे हुए।
कोई बात नहीं बच्चा, अब ये तो लर्न करने के लिए ही सिर्फ मार्क कराया था कि जो नेशनल स्टार्ट, मैं फिर से करा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा से चैप्टर करा दूंगी। मैं कह रही हूँ कौन है बच्चे जो जीडीपी निकालेगा बच्चे इकोनॉमी इंडिया का, तो वो कौन होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही निकालता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दोबारा से करेंगे हम ये वाले चैप्टर जो आपने नहीं कवर किए हुए। द Okay, ma'am. सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजंस ओनली ना। माइंड तो होता नहीं बिजनेस का, इन्वायरमेंट ठीक है, बट डिसीजंस होगा ना बच्चे, मेन तो Yes, जब। ma'am. हाँ, तो आंसर पढ़ लेते हैं 28 का सी। ठीक है, करेक्ट है। आगे आ जाओ। In economics, generally the classification of markets is done on the basis of time, geographical area, both A and B and none। तो obviously दोनों होगा ना बेटा। Generally the classification of markets, चेक कर लेते हैं 29th का। 29th का डी है, नन है, नन है। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं है बच्चा, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ना टाइम पे हो रही है ना ज्योग्राफिकल एरिया, कंपटीशन के बेसिस पे है, ये कह रहे हैं फिर, कंपटीशन के बेसिस पे है इकोनॉमिक्स में। During the expansion phase of business cycle, which of the following is likely to occur? Expansion phase बच्चा, सब कुछ इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन बिजनेस बैंक करप्ट तो नहीं होगा ना बेटा, ये तो फॉलोइंग में होगा। डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं, ये तो इंक्रीज होता है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी नहीं बच्चे, आंसर शुड बी सी। चेक कर लेते हैं 30th का सी। ठीक है, जस्ट सेकंड यार, ये करने आ गए। Louder. Which of the following phase of business cycle is characterized by increased economic activity, rising employment? बच्चे expansion, expansion yes, सब कुछ कैसे इंक्रीज हो रहा है बच्चे 31 में, ए है देखो। हाँ, हमने बताया एक्सपेंशन में सब कुछ इंक्रीज हो रहा होता है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन विल पुश द इकोनॉमी टू स्लो डाउन बिकॉज एक्सेस external debts will cause pickup in economic activities as a reconstruction puts up effective demand, can cause boom or recession depending upon the policies and none। बच्चे पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन मतलब रिकवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, will cause pickup in the economic activity as ये आंसर लग रहा है बी बेटा। 32 का चेक कर लेते हैं, आई थिंक ये मैंने पेपर में भी डाला था। ठीक है ना, हर्षित डाला था ना बेटा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, रिकवरी की क्योंकि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रिकवरी, तो रिकवरी तो बेटा इसी में दिख रही है ना, स्लो डाउन तो नहीं करेगी, तो खराब ही कर रही है। कैन कॉज बूम और रिसेशन नहीं बच्चे, रिकवरी की ही बात कर रहे हैं। तो ना ये कह रहे हैं या तो ऊपर हो सकती है या नीचे, नहीं, रिकवरी तो बच्चे ऊपर 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 को होती है ना, इसलिए पुश करेगी। ठीक है, डैश इज कंसर्न विद वेलफेयर बच्चे, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव चेक कर लेते हैं 33 ए। ठीक है, अभी जाओ यहाँ से, मैं ले दूंगी, अब जाओ। Under monopoly, selling costs are incurred for बच्चे persuading customers not to buy competitors' product, informative purpose, promoting sales ना। सेलिंग कॉस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रमोट कर सके। एक मिनट रुको, सॉरी, मोनोपोली कह रहे हैं, रुको रुको बच्चे, मोनोपोली की बात हो रही है। मोनोपोली में क्या कोई सेलर होता है, तो ये वाला तो कैंसल है। और इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, मोनोपोली में हम इंफॉर्मेशन देते नहीं बच्चे, सी ही होना चाहिए। 34 का चेक कर लेते हैं, 34 का बी दिखा हुआ है। अच्छा, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बेटा, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, मोनोपोली में वैसे तो हमने पढ़ा था कि सेलिंग कॉस्ट होती नहीं है कोई खास, थोड़ी बहुत ही होती है, तो लेकिन वो कर क्यों रहे, फॉर इंफॉर्मेशन, आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ इसलिए। ठीक है, ओनली फॉर जानकारी का पर्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर्मूला बेटा, इनकरेक्ट कौन सा है, टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू। देखो अगर एसी हम निकालते तो दैट इज टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, तो अगर ये मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है बच्चे। सिग्मा एमसी इज इक्वल टू टीसी है ना, टीसी इज इक्वल टू सिग्मा एमसी बोलते हैं ना।
नहीं, टीवीसी होना चाहिए, सॉरी, दिस इज रॉन्ग बच्चे। सिग्मा एमसी हमने पढ़ा हुआ इज इक्वल टू टीवीसी। ठीक है हर्षित, याद है? चेंज होता है ना, चेंज। तो ये तो करेक्ट ही है। एमसी प्लस टीएफसी इज इक्वल टू टीसी। नो, ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है बच्चा। तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर्मूला। तो ये और ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट में देखो, अगर मैं टीसी एन माइनस वन करती हूँ तो एमसी तो आता है। सिग्मा एमसी इज इक्वल टू टीवीसी होता है, बट इट्स नॉट। सिग्मा एमसी इज नॉट इक्वल टू टीसी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ क्या। अच्छा ठीक है। हाँ, और ये अच्छा सिग्मा एमसी मतलब टीवीसी। ठीक है, तो बच्चे आंसर क्या है? आंसर शुड बी बी। चेक कर लेते हैं 35 का, 35 का बी। कंफ्यूजन है बच्चे तो पूछ लो इन फॉर्मूलाज में कि कौन सा ये रॉन्ग क्यों है। अगर नहीं समझ आया तो मैं बता रही हूँ, बोलो बोलो। मयूर, हर्षित। मैम एक बार बता दो। ठीक है बच्चे, आज फर्स्ट वाला आता है बेटे, टीसी इज इक्वल टू एसी इंटू क्यू। समझ आया ये तो? देख यस बच्चा, मैम। जब हम एसी निकालते हैं, एसी का फॉर्मूला टीसी बाई क्यू होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो ये वाला तो करेक्ट है। ठीक है ना? यस मैम। फिर बच्चा नेक्स्ट, नेक्स्ट एक बारी के लिए मैं ये दोनों इकट्ठे समझा रही हूँ, ध्यान दो। अगर हम निकालते हैं बच्चे, अगर हम करते हैं टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन, तो हमारे पास एम सी आता है। ठीक है बच्चा। फिर अगर हम सिग्मा एम सी करते हैं, क्योंकि बच्चे एम सी क्या होता है? एडिशन ना, एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो बच्चे मुझे बताओ बच्चे, कॉस्ट जो एडिशनल होती है वो तो कौन सी होती है? टीवीसी होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, क्योंकि टीसी के अंदर तो दो कंपोनेंट्स है, टीवीसी प्लस टीएफसी। एफसी तो चेंज नहीं हो रहा ना बच्चा। तो कह रहे हैं अगर हम समेट करते हैं एमसी को तो हमारे पास टीवीसी आंसर आता है, टीसी नहीं आता। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू टीसी। ये समझ आया बच्चे? यस मैम। लास्ट वाला बच्चे, सिग्मा एमसी हमारा इक्वल टू क्या होता है? देखो अभी हमने करा ना टीवीसी, तो टीसी का तो फॉर्मूला ही होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। सो आंसर क्या है बच्चे? ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो नहीं होता, यही तो हमने भी करा ना। ये देखो, इट्स नॉट इक्वल टू। यस मैम। आ गया? यस मैम। ठीक है, आगे आ जाओ। डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू डैश एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू डैश। बच्चे डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स इंटरनल की वजह से ही होगा, इंटरनल डिसइकोनॉमीज। एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी इंटरनल इकोनॉमीज की वजह से। तो आंसर चेक कर लेते हैं बच्चे, ए होना चाहिए 36 का ए। ठीक है ना? डिसइकोनॉमीज मींस नुकसान जो हम अपने ही खुद की चीजों, देखो हम ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये है माइक्रो का। ठीक है, और ये जो भी रिटर्न्स की बात करते हैं ये इंटरनल ही होते हैं, इंटरनल ही होते हैं। एक्सटर्नल तो होता है इंफॉर्मेशन या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। वो जो 4-5 मैंने आपको कहा था कि हेडिंग्स लर्न करनी पड़ेंगी। तो बच्चे अगर ये जब भी रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो इंटरनल ही होंगे, और अगर डिमिनिश की बात करें तो वो डिस इकोनॉमीज होंगी, और अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो वो इकोनॉमीज होंगी। King's demand curve theory explains that even when the demand conditions dash, the price dash। बच्चे हमें कुछ पता ही नहीं क्यों इनडिटर्मिनेट होता है ना। तो कह रहे हैं कि ये बोलता है कि अगर डिमांड की कंडीशंस चेंज होती हैं, कह रहे किंग डिमांड कर्व थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट इवन व्हेन द डिमांड कंडीशंस, वी डू नॉट नो द प्राइस, वी डू नॉट नो, कुछ भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इवन व्हेन द डिमांड कंडीशंस चेंज, अगर हम ये लगा के देखें द प्राइस चेंजेस, नहीं जरूरी नहीं है। डिमांड कंडीशंस चेंज, प्राइस रिमेन स्टेबल, हमें नहीं पता। रिमेन्स, अगर डिमांड की कंडीशंस रिमेन स्टेबल है तब भी प्राइस जो है चेंज हो सकता है। ये चेक कर लेते हैं क्योंकि इनडिटर्मिनेट होता है बच्चे, इनडिटर्मिनेट होता है। 37 का है बी। ये कह रहे हैं अगर हमारी
डिमांड कंडीशंस चेंज होती है, प्राइस जो है वो स्टेबल रह सकता है। ठीक है, स्टेबल रह सकता है। दोबारा से चेक कर लेते हैं बी ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा इनडिटर्मिनेट है प्राइस, अगर डिमांड जो है चेंज हो सकती है, अगर प्राइस स्टेबल भी है तब भी, अगर प्राइस में चेंज नहीं भी आया तब भी डिमांड जो है हमारी चेंज हो सकती है। If Americans today, for example, were to content to live at the level of Indian middle class people, all their wants will be fully satisfied with their available resources and capacity to produce. On the basis of the above statement, which of the following conclusion can be made? कह रहे अगर आज Americans अपनी जिंदगी से खुश थे, ठीक है, एट द लेवल ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, तो सारी की सारी उनकी वांट सेटिस्फाई हो जाती, कह रहे। तो ये कह रहे हैं उसकी वजह से हम क्या ऐसा बोल सकते हैं? Possession of goods and services by US is enormously increased to exceed their wants. Affluent and developed countries of USA and Western Europe face the problem of scarcity even today, as the present wants to remain the head of their increased resources. The affluent and developed countries are not facing the problem of scarcity and none of the above. बच्चे ये कह रहे हैं अगर अमेरिकन जो है अपनी जिंदगी में अभी के अभी खुश हो जाए, जितने में हम इंडियन मिडिल क्लास पीपल रहते हैं, तो उनकी सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाएगी वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेस। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है बेटा? होना तो यूनिवर्सली आंसर शुड बी द बी ओनली ना, कि चाहे कोई मर्जी है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी तो हर एक को देखनी पड़ रही है, क्योंकि हमारी, देखते हैं एक बार आंसर इसका क्या होना चाहिए 38 का। बी है, ठीक है बच्चा, क्योंकि ये एक्चुअल में ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ना बच्चे, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। क्या स्कैर्सिटी सिर्फ एक ही इंसान को है? नहीं, सारी कंट्रीज को है। तो कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ होता भी है तब भी अमीर से अमीर देश, ठीक है, उनको प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी तो फिर भी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी आज की जरूरतें वो क्या है, हमारी जितनी ज्यादा आप रिसोर्सेज होगे उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी टू प्रोड्यूस होगी, और उसी से हमारी और ज्यादा वांट्स इंक्रीज होंगे, और आंसर क्या होने वाला है? स्कैर्सिटी। A firm reaches break even point where, बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट पोजीशन कब होगी बच्चे? हमने करा हुआ है बोला, ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा बच्चे बताओ? Marginal revenue cuts the horizontal axis. Marginal cost curve intersects the average variable cost curve. Total revenue equals total variable. Total revenue and total costs are equal, है ना? TR is equal to TC होता है ना, 39 का चेक कर लो बेटा, डी। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट वही होता है ना जब मेरी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बच्चा। सुपर नॉर्मल क्या होता है अब, और लॉसेस क्या होते हैं? यस और नो? यस मैम। In an economy, C is this and I is this, why the equilibrium level of income will be, निकाल लो, आ जाओ। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई। तो पहले तो C निकाल लो, C कैसे निकलेगा? पुट करके देखना पड़ेगा। Y क्योंकि गिवन नहीं है मुझे, और I गिवन है, वेयर कंजम्पशन, C इज कंजम्पशन, Y इज इनकम और इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल बी, करके देख लो बच्चे, आ जाओ। 0.5। तो अगर फर्स्ट वाले को मैं पुट करके देखूंगा, इसमें ऑप्शंस में पुट करके देखना पड़ेगा, पर बच्चे 0.5 इंटू 1800, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 6 कितना होता है? तो 18। हाँ 18 लग रहा है मुझे। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं बच्चे। अगर 1500 तो 750 प्लस 300 कितना होता है? 1050, 600 ना, ये नहीं बनेगा। 1400, 7 प्लस 3 कितना होता है? 10 और 6 16, नहीं ये भी नहीं बनेगा। सो आंसर क्या है बच्चे? ए। चेक कर लेते हैं 40 का ए। ठीक है, Yes, ma'am. next, when the investment in an economy increases from this to this, as a result its national income rises from this to this crores.
बच्चे अब इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई और नेशनल इनकम, तो डेल्टा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई वाला। इनकम कितने से इंक्रीज होगी बच्चे? 12,000। इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुई थी? 4,000। आंसर निकाल दो, क्या होगा? 3। आंसर शुड बी बी, 3। देखो 41 बी। देख लो अगर डाउट है, सिंपल है। Yes, ma'am. कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कंजम्पशन बच्चे, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेसेस, एक्सपोर्ट्स एंड दिस थिंग। नेशनल इनकम निकालनी है। अब मेरे को क्या दिख रखा है यहाँ पे? कंजम्पशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से एक तो मेरी इनकम आ जाती है, ठीक है। आगे चलो, गवर्नमेंट परचेसेस गिवन है, जी गिवन है, ये सी गिवन है, ये आई गिवन है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ बच्चे ये सारा प्लस कर दिया, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स कर दिया, तो मेरे पास एक्सपोर्ट्स आंसर, हाँ माइनस कर हाँ बच्चे, तो 1000, 1500, 15, 17, 17 माइनस 2 इज 1500। आंसर ए होना चाहिए। चेक करते हैं 42 का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ही। नेशनल इनकम कैसे बच्चे? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड अगर मैं निकाल दूंगी तो इट शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और इनकम ना, तो इसलिए आंसर क्लियर है। Yes, ma'am. Firms cooperate with each other in determining price or output or both. It is a feature of cooperate कर रहे हैं बच्चे, cooperate कर रहे हैं। प्योर ओलिगोपोली तो नहीं होगा, नॉन कोल्यूसिव तो नहीं होगा, इम्परफेक्ट कोल्यूसिव ना, कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चे, कार्टेल्स बना रहे हैं। 43 का देखते हैं, डी है। यस, यही होता है ना बच्चे, कोऑपरेटिव में यही तो हम करते होते हैं। यस, कोल्यूसिव में ही तो कोऑपरेट करते हैं ना बच्चा। Yes, ma'am. Microeconomics deals primarily with microeconomics. Comparative statistics, general equilibrium, no. Positive economics, comparative statistics, partial equilibrium, yes. And normative economics, dynamics, partial equilibrium, and positive economics, जरूरी नहीं है। Comparative, partial equilibrium, positive economics. Microeconomics है ना, तो क्या suggestions दे रहे हो बेटा हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे हम सजेशंस तो नहीं देते, एक बार चेक कर लेते हैं। ए तो 100% नहीं होगा क्योंकि इसमें जनरल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। Yes, ma'am. एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक मे बी डायनामिक्स के हिसाब से होना चाहिए क्योंकि बाहर की भी तो इकोनॉमी हमारे को देखते हैं। 44 का आंसर क्या है? 44 का डी है बेटा, ठीक है। कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स तो है ही है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, नॉर्मेटिव नहीं क्योंकि थ्योरी है बेटा, थ्योरी है ना, थ्योरीज देती है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस वजह से बच्चे। अगर आपको दिया होता बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ना अकेले पॉजिटिव होती है ना नॉर्मेटिव होती है, बोथ होती है। When both the price of a substitute and price of complement commodity rises, the demand for X. बच्चे कह रहे हैं अगर तो सब्सिट्यूट से, सपोज मेरा प्रोडक्ट कोक है, सब्सिट्यूट मतलब पेप्सी का, अगर पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो डिमांड फॉर कोक विल राइज, ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स राइजेस। अब यही अगर मेरा ये इसका कॉम्प्लीमेंट कह लो, अगर ये कार है तो पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ जाए तो कार का डिमांड क्या फॉल होएगी। तो देखते हैं आगे क्या होगा। देखो राइज तो करेगी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सब्सिट्यूट, इन केस ऑफ सब्सिट्यूट है ना, जैसे हमने कोक एंड पेप्सी का लिया। फॉल करेगी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर दोनों माने कि हम एक ही प्रोडक्ट है, उसी के दोनों चीजें अगर इकट्ठे हो रही है तो फिर बच्चे रिमेन्स अनचेंज्ड होना चाहिए। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 45 नहीं, डी है। कह रहे हैं एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल।
कि अनचेंज, पता नहीं, ये वाला से मेरे को अजीब सा लग रहा है, पर कह रहे हैं सारों में से कुछ भी हो सकता है। कंज्यूमर इज बिलो द पर्सनल बजट लाइन रादर देन ऑन इट। अगर कोई बजट लाइन के नीचे है, बच्चा बजट लाइन ही होती थी, उसके कहीं नीचे है, तो मतलब ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज पर्सनल इनकम, यस ही इज स्पेंडिंग, नो ही मे और मे नॉट बी स्पेंडिंग, नो ही इज इन इक्विलिब्रियम, नो। आंसर ए है 46 का। ठीक है। Yes, Law, ma'am. law of diminishing returns began to operate, the TVC curve begins to। बच्चे डिमिनिशिंग रिटर्न्स जब आता है तो टीवीसी राइज होने लग जाएगा, यस Yes, ma'am. राइज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। डी होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? 47। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन? प्योर कॉम्पिटिशन का नहीं है, कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। कह रहे हैं कौन सा नहीं है? होमोजीनियस तो होगा बेटा। प्योर कंपटीशन में मेरे को लगता है सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस तो है नहीं होता, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर भी है ही है। चेक कर लेते हैं इसका 48 का, 48 का डी ही है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बच्चे कह रहे हैं एब्सेंट होती है। बस मतलब कि ये हम जब प्योर और परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो ये तीनों तो होते होते हैं, ये वाला जो है नहीं कंसिडर किया जाता फीचर, वो कह रहे हैं। इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी इज, बताओ नेगेटिव ना? नेगेटिव, यस। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल फॉल बेटा। सी होना चाहिए 49 का। ये हमने लिखा भी हुआ है, टेबल बनवाया हुआ बेटा मैंने क्लास में। शेयर ऑफ कंसेशनल डेट इन टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया हैज रिमेन द सेम, डबल्ड, रिड्यूस्ड, इंक्रीज। शेयर ऑफ कंसेशनल डेट इन टोटल एक्सटर्नल डेट, देखते हैं 50th का आंसर क्या है बच्चा? सी है, रिड्यूस्ड। ठीक है। लर्न करना पड़ेगा कि हमारा एक्सटर्नल डेट में हमारा क्या हो गया बच्चे? कंसेशनल डेट इन रिलेशन टू एक्सटर्नल डेट जो है वो क्या हुआ? इंडिया का रिड्यूस हुआ। बताओ एक्सटर्नल डेट अब हमने कम उठाया, कह रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री फेस द प्रोसेस ऑफ रेट्रोग्रेशन एंड डी एक्सिलरेशन बिकॉज ऑफ unsatisfactory performance of agriculture, lacking of real investment in public sector, narrow market for industrial goods, especially in rural areas. So answer I think should be D. Yeah, सब कुछ है बेटा। कह रहे किस वजह से हम एक्सेलरेट करने की जगह अभी भी फॉल ही कर रहे हैं। तो बच्चे एग्रीकल्चर हम पढ़ ही रहे हैं कि उतना नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा जितना कर सकता है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है ना हर जगह पे अपना, और उसने सिर्फ 2 में ही अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर लिए। और इंडस्ट्रियल गुड ज्यादा रूरल एरियाज में अभी भी नहीं ज्यादा बिकते। तो आंसर क्या है? डी है। डैश इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चे इम्प्लिसिट जो जेब से नहीं गया। वेजेस टू द लेबर एक्सप्लिसिट है, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लिसिट है, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड मनी तो सिर्फ इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल है। यस 52 का सी है, देखो ए। डैश एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट तो नहीं होगी बेटा, वेजेस तो। अच्छा 52 ना, 52 हाँ ए। नो यार, नॉट पॉसिबल। वेजेस टू द लेबर इज एक्सप्लिसिट ओनली यार, 100%। इवन दिस इज एक्सप्लिसिट। पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो एक्सप्लिसिट। बच्चे आंसर शुड बी सी। तो ये 52 का तो हर हालत में सी ही होगा बेटा, इट कैन नॉट बी ए, 110%। Export led growth strategy does not include export led growth strategy, outward oriented growth, export promotion, import restriction emphasizing comparative advantage। तो 53 का एक बार देख लेते हैं, सी। बच्चे कह रहे हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। हम तो चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं होगा? ऑब्वियसली आउटवर्ड ओरिएंटेड मींस हम एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं, ज्यादा मार्केट्स प्रमोट कर रहे हैं, तो वो भी ग्रोथ लेड ही है।
emphasizing comparative advantage. Comparative advantage याद है कि जिस चीज में आप बढ़िया और प्रोड्यूस करो, जिसमें मेरी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आ रही है, वो भी आप प्रोड्यूस करो, हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो आंसर क्या है? इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। In both Chamberlain and King, the demand curve models, oligopolists recognize all the independents, do not collude, tend to keep prices constant, all. तो आंसर डी लग रहा है बच्चे, 54 का डी। देखो ये सारा ही होता है ना किंग डिमांड कर्व में। हमने कहा कि एक तो हम इंडिपेंडेंस रखते हैं, तभी तो हमारा इनडिटर्मिनेट रहता है डिमांड कर्व। हमें नहीं पता जियो, अगर हम एयरटेल है कि जियो क्या करेगा। डू नॉट कल्यूड, हम अगर कल्यूड कर रहे होते तो हमारा डिटर्मिनेट हो जाएगा ना डिमांड कर्व। प्राइजेस कांस्टेंट ही रखने की कोशिश करते हैं, 666 था तो वो ही रख रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे। एंड ऑल ऑफ द अबव, यस। Dash depicts complete picture of consumer taste and preference. Indifference, indifference ना बच्चे, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस कौन बता रहा है? बजट लाइन तो नहीं बताएगा, एसी भी नहीं बताएगा, एमआर भी नहीं बताएगा, इंडिफरेंस मैप बताएगा। 55, ठीक है। तुम दोनों को समझ आ रहा है ना बच्चे? Yes, ma'am. ma'am. Budgetary deficit can be expressed as excess of public expenditure over revenue, yes. Sum of deficit of revenue account and deficit of capital account. The portion of government expenditure which is financed through sale of 91 days treasury bill drawing the cash balances, या all of the above. Budgetary deficit. Budgetary deficit, sum of deficit of revenue account भी होता है and capital भी होता है, तो I think it should be D, 56 D। सारा कुछ है बच्चे। ये भी होता है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, और इन दोनों को जब मैं प्लस करती हूँ रेवेन्यू और कैपिटल, तो टोटली तो होता है बजट का भी, ठीक है। और ये क्या चीज बोल रही है मैं आपको समझा देती हूँ कि गवर्नमेंट जो है अपना खर्चा बोरोइंग्स इंक्रीज करती है। बोरोइंग कैसे करेगी? मैंने आपको बताया था, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है मार्केट में बेचती है, 91 डेज के लिए बेच सकती है और कहेगी कि मुझे पैसे दे दो और मैं 91 डेज बाद आपको पैसे वापस कर दूंगी। तो ये भी एक तरह की बोरोइंग है। तो आंसर क्या है? डी है बेटा। Degree of monopoly power is measured in terms of difference between, कह रहे मोनोपोली पावर कैसे देखेंगे? मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। मोनोपोली पावर, तो बच्चे मोनोपोली पावर में क्या कहते हैं? देखो, एवरेज रेवेन्यू, कॉस्ट एंड द प्राइस, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एक भी देख लेते हैं, रुको बेटा। 57 ए है। मुझे डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन, कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट माइनस प्राइस। अगर मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, टीवीसी का डिफरेंस कह रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा होगा बेटा, एंड प्राइस के बीच का जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है उसको कह रहे हैं। एक मिनट, तो कह रहे हैं बच्चे डिग्री ऑफ मोनोपोली पर कैसे चेक करोगे? आप याद रखना है, एक मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस के बीच का डिफरेंस है। Marginal cost curve cuts the ABC and TC curves. Marginal cost curve cuts the, देखो ABC बच्चे मेरे कैसा होता है? ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व। कह रहे हैं MC अगर कट कर रहे हैं बेटा, MC ऐसे कट करता है, The MC cuts the ABC and ATC curve at
बच्चे लोएस्ट पॉइंट्स पे कट करते हैं, लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है एट डिफरेंट पॉइंट्स एट फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ईच कटर एट देयर रिस्पेक्टिव मिनिमस। तो आंसर क्या है? मिनिमम पॉइंट पे। बच्चे 58 का देख लेते हैं, सी। ठीक है ना, मिनिमम पॉइंट पे। बच्चे मैंने ये करके भी दिखा दिया, मिनिमम पॉइंट्स पे कट करेगा। बस एक और चीज का फर्क है, तो मिनिमम पॉइंट ऑफ एटीसी विल एबीसी विल बी मोर विल कम फर्स्ट एंड एसी एंड एटीसी विल कम लेटर। व्हाई? बिकॉज एसी इज फ्लैटर, इसके अंदर ए एफ सी भी होता है एंड दिस इज स्टीपर। तो इसलिए इस वजह से बच्चे जो हमारा ए सी होता है उसका मिनिमम पॉइंट ए बी सी के बाद आता है। फर्म सप्लाई कर्व इज द डैश पार्ट sorry is the dash part of the dash starting from the above the point minimum abc। कह रहे हैं एवरेज फर्म का सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, तो बच्चे कुछ ऐसा होता है ना, अपवर्ड स्लोपिंग, is the dash part of the dash starting above the minimum point of abc। तो बच्चे ये तो 100% बात है, ये तो 100% बात है कि एमसी की बात करेंगे। सप्लाई कर्व है तो वो बच्चे राइज ही कर रहा होगा, वो फॉल तो होगा नहीं। तो आंसर देखते हैं, 59 का सी है, 59 का सी है। यस, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं। बच्चे हमें कह रहे हैं कि कौन सा फर्म का ऐसा सप्लाई कर्व है जो कि मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, अभी हमने बात करी एबीसी ऐसा बच्चे, एबीसी। ठीक है, तो एसी तो बच्चे इसको कट नहीं करता ना, देखो एसी तो कभी कट नहीं करेगा, एसी तो ये होता है। तो एसी तो जहां पे भी है वो मेरा क्रॉस है। ठीक है, एमसी ही तो बच्चे कट करता है ना, एमसी ही तो कट करता है, ये देख लो। और इसके बाद का जो भी पॉइंट है बच्चे, जो भी राइजिंग होगा वो ही तो राइजिंग ही तो सप्लाई का होता है ना। क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. मयूर? Yes, ma'am. Monopoly condition, the firm is able to sell more units of output। बताओ मोनोपोली में जरूरी तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है कि मैं प्राइस जो है वो कम करूं। तो कह रहे हैं अंडर मोनोपोली फर्म, देखो नहीं सॉरी, हमारे को रिड्यूस तो करना ही पड़ता है, मोनोपोली है चाहे मोनोपोलिस्टिक है। फर्म इज एबल टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस, हायर प्राइस तो नहीं, कांस्टेंट प्राइस एट कांस्टेंट। इन्होंने दो बारी कांस्टेंट लिखा हुआ है बेटा, आई थिंक एक एट देख लेते हैं 60th का क्या इन्होंने करा हुआ है, डी। तो ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए बच्चे, इट शुड बी एट लोअर प्राइस। हमने पढ़ा था कि मोनोपोलिस्ट है चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर है, वो ज्यादा कैसे सेल कर सकता है? बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, तभी तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बट स्टीपर होता है। ठीक है, व्हाट इज हेजिंग? हेजिंग क्या होता है बच्चे? जब मैं अपने रिस्क को क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। ठीक है, रिस्क को अवॉइड करने के लिए मैं दूसरे ट्रांजैक्शन में ही एंटर कर रही हूँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, नो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन प्राइस, यही मतलब अभी मैंने समझाया। व्हेन एक्सचेंज रेट इज अनलॉक फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नो। तो आंसर क्या है? बी। 61 का चेक कर लेते हैं, बी। ठीक है ना, रिस्क के अगेंस्ट ही बच्चे हम अपने आप को बचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेजिंग। ठीक है, Yes, ma'am. what is economic planning? It refers to central planning authority, yes. It refers to planning of agriculture, no. It means development of sellers market, no. It is a process through which targets are being achieved as per the needs of the means of the economy। ये भी है बच्चे, और इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी है, एक बार चेक कर लेते हैं 62 का ए है कि डी है, ताकि हम 100% कम। डी है बच्चे, इन्होंने डेफिनेशन पूछी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ही है जिसके थ्रू हम टारगेट्स अचीव करते हैं। ठीक है बेटा, व्हाट इज द मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म? बच्चे कैपिटलिज्म क्या होता है? प्रॉफिट्स के थ्रू जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं काम। इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यस। इट लीड्स टू इकोनॉमिक बैलेंस इन द इकोनॉमी, बैलेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से कोई लेना देना नहीं। आंसर इज ए, 63 का। ठीक है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर ब्रॉट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ऑल ना, ये पढ़ा हुआ है बच्चे +2 में।
देख लेते हैं 64 का वैसे, लेकिन मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना, शायद इसका देख लेते हैं एक बारी। 64 डी है, ठीक है। ठीक है बच्चे, ऑल रिफॉर्म्स आए थे। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल मॉनेटरी ना, मॉनेटरी 65। Yes. व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म नीति, नीति आयोग बता दो। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ए, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ रहे बच्चे। 66 का बी कैसे हो सकता है? एक मिनट रुको, ये क्या कर रहे हैं? ठीक है बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ द टर्म नीति तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना बच्चे, इन्होंने पीछे गलत दे रखा है, टोटल इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये देख लो, टोटल इंप्रूवमेंट नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था? एक सेकेंड, ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 66 ना, बी नहीं है बेटा, ये है इसका आंसर, इसका भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। शेयरिंग ही बंद हो गई है। आंसर शीट है बस आ रही है यहाँ पे। अच्छा देखो, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ही होगी ना, टोटल इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकती। No, ma'am. हाँ, ये पीछे क्वेश्चन में वो गलत दिया हुआ है, वैसे सही है। One of the reasons mentioned below doesn't justify imposition of tariffs. ठीक है, कह रहे हैं इस कौन सी चीज जो है कहती है टैरिफ जो है मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रही। इट विल एनहांस कंज्यूमर सोवरेनिटी, इट हेल्प्स इन क्रबिंग बीओपी डेफिसिट, ये तो ठीक है। इट रेजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, यस ये भी करती है। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक, यस तो आंसर ए होना चाहिए। 67 का चेक कर लेते हैं, 67 का ए, यस ठीक है। Dash refers to the portion of total deposits that the commercial bank is required to keep with RBI in the form of reserves. बता दो CRR, CRR यस मैम। 68 का D, ठीक है। Which one makes GDP an improper index of welfare? Non-monetary transaction, yes. Externality, yes. Composition, yes. So answer D होना चाहिए बच्चे। एक बार चेक कर लेते हैं, D 69 का, 69 का डी, यस। बच्चे यही सो सारी चीजें हैं जो कि कहती है कि जीडीपी जो है वेलफेयर को कहाँ पे फेल कर रहा है देखने के लिए। जहां पे हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या जीडीपी में इंक्लूड होते हैं? नहीं। तो क्या वेलफेयर उससे बता पाएंगे? नहीं। एक्सटर्नलिटी जो भी नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट है वो भी बच्चे हम क्या जीडीपी में ले रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या उसका वेलफेयर पे इफेक्ट है? यस। कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो सकता है ना, अमीरों पे ही ज्यादा हो रहा है, हर एक पे इक्वली नहीं हो रहा, तो आंसर डी है बेटा इसका। Interest on national debt is treated as transfer payment, domestic payment, government payment या none बताओ। Interest on national debt transfer है कि domestic है या government payment है? ट्रांसफर। Interest on national debt बेटा ट्रांसफर तो नहीं होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना गवर्नमेंट का। देख लेते हैं, सी होना चाहिए शायद 70। ए ही है, आप ठीक कह रहे हो, ट्रांसफर पेमेंट है बेटा। ठीक है मयूर, आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों ट्रांसफर पेमेंट बेटा? क्योंकि हम रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए। यस मैम, इंटरेस्ट पे कर। ठीक है बच्चों, are fiscal and monetary policies opposite of each other? Yes, they are opposite. Fiscal is superior to monetary, yes. Do you लग रहा है? No, these policies are complementary to each other. ये भी ठीक है। क्या हो सकता है फिजिकल एंड पॉलिसीज? नो, नो आंसर शुड बी सी, है ना। चेक करते हैं 71 का, सी है बेटा, ठीक है। इसमें तो नहीं कोई डाउट, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना बच्चे ये फिजिकल एंड मॉनेटरी। The level of consumption at which MU of a commodity reaches zero. तो क्या होगा बच्चे? That is the point of, जहाँ पे MU जीरो होता है वहां पे क्या होता है बच्चे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। बी देख लेते हैं 72 का, ए। सैटिटी भी होता है पर इन्होंने अलग अलग पता नहीं क्यों कर रखे हैं। ये देखो क्या कह रहे हैं, TU ऐसा होता है, दिस इज TU,
जहां ये मैक्सिमम होता है एमपी एमयू मेरा 0 होता है, तो इसको पॉइंट ऑफ सैटरडे भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो आंसर इन्होंने क्योंकि पॉइंट ऑफ सैटरडे बोला हुआ है बच्चे, हमारे को वही लर्न करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ सैटरडे मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। प्राइस लेवल तो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, टाइम पीरियड, ये बच्चे सप्लाई को करता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सप्लाई को करता है ना। तो 73 का आंसर शुड बी बी। चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बी है। अंडर मोनोपोली कंडीशन द फर्म इज एबल टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, ये सेम वही है, एट लोअर प्राइस। ये देखो अब इन्होंने इसमें क्वेश्चन सही करके डाला हुआ है। 74 का देख लेते हैं, डी। ठीक है, देखा अभी अभी डिस्कस किया था ना बच्चे, यही वाला। मैंने तब भी कहा था कि ऊपर कांस्टेंट कांस्टेंट लिखा हुआ है, लोअर होएगा, ये देख लो, वही वाला है। ठीक है, आ जाओ अब आगे। Which of the following statements is false? When MP rises, TVC increases at increasing rate. MP अगर rise करता है, आ जाओ। MP marginal product कह रहे हैं अगर rise कर रहा है हमारा MP, if it is rising, sorry, MC MP अगर बच्चे कह रहे हैं राइज हो रहा है, ऐसे होता है राइज फिर फॉल हो जाता है, ये रहा, है ना। तो कह रहे हैं जब तक एमपी राइज हो रहा है, टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी राइजेस, टीवीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग ना। व्हेन एमपी बिकम्स कांस्टेंट, टीवीसी इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। व्हेन एमपी फॉल्स, टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग ना, ये भी नहीं है। व्हेन एमपी राइजेस, टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। आंसर ए लग रहा है मुझे। 75 का चेक करते हैं, बी का रखते हैं। फॉल्स एक मिनट, स्टेटमेंट। अच्छा फॉल्स कह रहे हैं ना, ठीक है बेटा। तो ये भी तो फॉल्स ही है फिर, टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन में गड़बड़ है क्योंकि दो स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, बी एंड डी दोनों फॉल्स हैं। A firm can earn only normal profits in long run. It is an implication of the following feature. Firm can only earn normal profits in long run. It is an implication of the following feature. Large number of buyers, no. Free entry and exit, no. Normal profits ना, ठीक है, सॉरी एक मिनट रुको। नॉर्मल प्रॉफिट्स कह रहे हैं हम अर्न कर सकते हैं इन लॉन्ग रन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होगा, फ्री एंट्री एग्जिट होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स नहीं होगा, फुल एंड पार्शियल कंट्रोल नहीं होगा। तो बच्चे मेन तो आंसर क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, है ना। क्योंकि अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो न्यू फर्म्स एंटर कर जाती हैं, अगर लॉसेस होते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म एग्जिट कर जाती है। तो 76 का बी होना चाहिए। यस, बताओ, डाउट है तो पूछो बेटा इसमें। Calculate M1 from the following figures, which is C, yes, plus OD plus DD plus DD, यही होता है ना बच्चे M1। तो ये प्लस करोगे, अदर डिपॉजिट्स प्लस करोगे, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई तो नहीं होगा, डिमांड डिपॉजिट्स, है ना। तो करते हैं बच्चे प्लस, देखो करना, कैलकुलेटर उठाओ, 502738 प्लस 7016 प्लस 423120 करो। क्या है मयूर, क्या है, बोलो। मैम एक ये लो, मैंने जूम आउट कर दिया, चेक करो, चेक कर लेते मैं भी आंसर कैसे। 932874। एक मिनट जूम, 9 932874।
इन्होंने बताओ क्या दे रखा है, बी। बी कैसे हो सकता है, बी तो हो ही नहीं सकता, फिर ये तो बैंकर्स डिपॉजिट माइनस कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 77। बी दिया हुआ है इन्होंने और हमारा ए आ रहा है ना। फिर भी नहीं आ सकता, टाइम डिपॉजिट भी माइनस करी है इन्होंने, फिर वही तो कह माइनस। रही हूँ, तो वो तो गड़बड़ है ना, ऐसे तो हम माइनस नहीं कर सकते। यस मैम। ए होना चाहिए बच्चे आंसर। बैंक्स अर्न अ प्रॉफिट ऑन द डिफरेंस बिटवीन, बैंक्स अर्न अ प्रॉफिट ऑन द डिफरेंस बिटवीन, बच्चे जो इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं और जो वो बोरो दे रहे हैं ना, यही है। Yes, interest charged on depositors and interest offered to the borrowers. Interest charged on loans and interest paid on deposits. ये है ना बेटा, बी होगा फिर। चेक कर लेते हैं 78। चार्ज ज्यादा करते हैं ठीक है, डिपॉजिट। हाँ तो ठीक है ना बच्चे, चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट से तो ठीक है ना। यस मैम। Under which union they have to follow common monetary policy and fiscal policy बेटा। Economic, custom, perfect competition, none. कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं, 79th इज ए। तो कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी बच्चे इकोनॉमिक यूनियन में करते हैं, ठीक है, याद रखना। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन, बताओ, 1991। 1991 ना, चेक कर लेते हैं, 80 ए। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये एलपीजी पॉलिसीज 1991 में ही आई थी ना बेटा, इसलिए। Measures of fiscal reforms include ensuring better tax compliance, encouraging private sector participation, reduction in subsidies, and abolition of unnecessary subsidies. Fiscal reforms, I think it should be all D, 81, yes. ठीक है मयूर, हर्षित, ये चारों चीजें थी ना फिस्कल रिफॉर्म्स में। बेटर टैक्स कंप्लायंस, प्राइवेट सेक्टर मतलब हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और सब्सिडीज जो एक्स्ट्रा थी वो कम कर रहे थे ताकि पब्लिक डेट जो है वो कम हो सके। As per the economic survey, the contribution of service sector is 45 होनी चाहिए, क्योंकि 50s में तो नहीं है, मुझे लगता है 82। 82 का ए है, अच्छा इन्होंने 55 बोला हुआ है बेटा, लर्न करना पड़ेगा। 2023-24 के हिसाब से सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बच्चे कितनी है, 55% है, ये कहीं लिख लो 55%। Quantitative sassing is the common name for quantitative asset ceiling by central bank, asset purchasing by central bank, lowering the interest rate for commercial banks, and none of the above. So I think this should be C, 83. B है, B, 83, B, ठीक है। 83 का बच्चे, हाँ यही ठीक है, हम भी बी कह रहे हैं, इंटरेस्ट एसिड परचेसिंग। बच्चे क्वांटिटेटिव सैसिंग का मतलब चेक कर लेते हैं हम, रुको, इनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करते। ईजिंग नहीं है, सैसिंग ही था। इन्होंने तो इस तरह का कोई मीनिंग ही नहीं दे रखा। चलो, अगर आपके पेपर में गलती से एक क्वेश्चन ऐसा अजीब सा डाल दे तो आप याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है, सैसिंग करके कुछ है ही नहीं। क्वांटिटेटिव सैसिव एसेट परचेजिंग है बच्चे, जहां पे सेंट्रल बैंक एसेट परचेज करता है। पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस बिकॉज ऑफ व्हाट, पैरेलल इकोनॉमी, टैक्स एस्टिमेशन, टैक्स कंप्लायंस, टैक्स अवॉइडेंस या फिर टैक्स इवेजन। मैम टैक्स इवेशन। ओके, टैक्स इवेजन, लेट्स चेक। 84 का डी, यस, टैक्स इवेजन बेटा, टैक्स इवेजन। Which among the following shows the correct descending order? M1 ना, M3 ग्रेटर है बेटा,
M3 इज ग्रेटर देन M2 इज, ठीक है, तो आंसर सी है इसका 85। चेक कर लेते हैं। ए दिया हुआ है 85 का यार। सेंडिंग मीन सबसे छोटा कौन सा है, लेकिन इन्होंने मुंह तो ऐसे बड़ा बना रखा है यार। चलो क्योंकि डिसेंडिंग बोला है इस वजह से हम ऐसा मान लेते हैं कि M1 सबसे छोटा, उससे बड़ा M2, उससे बड़ा M3। वैसे तो ऐसा मुंह बनाना नहीं चाहिए इनको। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। बच्चे ट्रेजरी बिल्स है शॉर्ट टर्म के लिए, मैंने बताया ये भी है, ये भी है। इक्विटी शेयर्स ये हैं जो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। मनी मार्केट क्या होती है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मार्केट होती है। इक्विटी क्या होगी, लॉन्ग टर्म। बॉन्ड्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म। डेट्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म। डिबेंचर्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, सारे शॉर्ट टर्म होते हैं। डंपिंग क्या होता है बच्चे, रिड्यूसिंग टैरिफ, नो। सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लोअर प्राइस, यस। यही है बच्चे, बी। Which of the following theories suggests that firms seek to penetrate new markets over time? Theory of comparative advantage नहीं, product market, imperfect market, none। ये चेक कर लेते हैं 88 का। 88 का डी है बेटा, नन। ठीक है, कह रहे कौन सी ऐसी थियोरी है जो कि कहती है हम न्यू मार्केट में हम जाएंगे। थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। प्रोडक्ट मार्केट थ्योरी आपकी सिलेबस में नहीं है। इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है बच्चे की, कब हमारे को ज्यादा बेचना चाहिए, कब हमारे को, लाइफ साइकिल थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है। इम्परफेक्ट थ्योरी ऐसा भी हमने कुछ इतना ध्यान से ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी क्या कह रही है, तो आंसर नॉन है बेटा इसका। Who propounded the price equilibrium equalization theorem? Paul A. Samuelson, Alfred Marshall, Irish Fisher या मार्क्स। प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम चेक कर लेते हैं। 89 का आंसर है ए, दैट इज पॉल ए सैमुएल्सन। बच्चे याद रखेंगे किसने प्राइस इक्वलाइजेशन दी है, पॉल ए सैमुएल्सन ने। ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल नाउ, इक्वल टू यूनिटी। याद है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही वहां पे होता है जहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है। इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व, बताओ टू लेफ्ट ना, टू लेफ्ट। अगर टैक्स ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होगी, प्रॉफिट्स कम होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, यस। प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये हमने उस दिन भी करा था। 92 का देख लेते हैं, ए डी लिख रखा है क्या, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। 92 को चेक करना यार। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, चेक करो। वेरी गुड। बच्चों उस दिन हमने पढ़ा था जब मैं आपको वो एमसीक्यूज कराती थी, इसको प्रिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। बच्चे प्रिस्क्रिप्टिव ही होती है, ये लिखा नहीं हुआ, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव, हमने आगे पहले भी किया था। इम्प्लिसिट कॉस्ट एडेड इन डैश कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट बच्चे इकोनॉमिक में होती है, अकाउंटिंग सिंपल में तो नहीं होती। WTO was established to implement the final act round of GATT in the Uruguay round। 50 पर कर चुके हैं क्वेश्चन। The government accounts are maintained namely in Consolidated Fund of India, Contingency, Public Account, all। बच्चे all होगा ना, 95 चेक कर लेते हैं। 95 का यस, डी। हमने ये सारे पढ़े हुए बच्चे अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड में मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पैसे होते हैं। कंटिंजेंसी में वो होता है एकदम से इमरजेंसी वाले टाइम पे अगर कहीं पे भी पैसा लेना पड़ जाए। पब्लिक अकाउंट क्या होते हैं, जो पीएफ वाले अकाउंट थे। ये मैंने जब डिस्कस कराया था, चैप्टर तक करा था हमने। बाय कन्वेंशन इन एन इलेक्शन ईयर द बजट में बी प्रेजेंटेड ट्वाइस, वंस, थ्राइस क्वार्टरली। ये चेक कर लेते हैं बेटा। 96 का आई डोंट नो क्या आंसर होगा, ए ट्वाइस बेटा। अगर इलेक्शन ईयर वाले टाइम पे बजट का कुछ पंगा बढ़ता है तो 2 बार ही बजट प्रेजेंट हो सकता है।
Deficit finances include borrowing from central bank, issuing of new currency by the government, withdrawal of past accumulated cash balances, या all of the above. Deficit financing यही है ना कि अपने आप को फाइनेंस करने के लिए हम बाहर से दोबारा से पैसा उठा सकते हैं, यस. न्यू करेंसी इशू कर सकते हैं, यस. और विड्रॉल ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड, यस. तो आंसर डी होना चाहिए 97. ठीक है बेटा. डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट मींस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी या रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. बताओ क्या आंसर है. फिस्कल माइनस इंटरेस्ट ना 98 Yes. का डायरेक्ट ही है तो यस. Last, second last, the most important aim of fiscal policy in developing countries is economic stabilization, development, regional balance, none. तो stability है बच्चे 99 का चेक कर Yes, लेते हैं. ma'am. लेकिन उन्होंने बी दिया हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये चेक करना अर्शित. मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ये आप घर पे चेक कर लेना एक बारी कि स्टेबिलिटी है कि डेवलपमेंट है. आपको आंसर्स में पीछे सजेस्टेड में डेवलपमेंट लिखा हुआ है. Okay, ma'am. Which economic indicator is required to predict the future turning points of the business cycle? Future turning points indicator to predict turning points of the future तो नहीं लिखा ना, sorry, is required to predict the turning points. बेटा all ही है ना, तीनों ही तो prediction है, तीनों ही तो indicators हैं. तो 100 का चेक कर लेते हैं डी. ठीक है. Yes, ma'am. चलो अब बस आपने ये वाला क्वेश्चन जो है चेक करना है 99 का. ठीक है. बाकी आई होप ठीक था, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है बच्चे. लेवल देखो इसका एमटीपी का. तो बच्चे बहुत डिफिकल्ट लेवल तो नहीं था. No, ma'am. चलो अब अच्छे से कर लेना. एक और एमटीपी, एक दो और हैं, वो भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में. उनको रीड कर लेना. अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बच्चे पूछ लेना. और जो भी 2 और पेपर जो मैं डालूंगी टेस्ट के लिए, वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने ही करना है, चाहे घर पे बैठ के करो, देखनी है आंसर की सबकी. ठीक है. Okay, ma'am. चलो बाय बाय, सी यू डे आफ्टर. बाय बाय बच्चे. Bye, ma'am. मयूर आपकी क्लासेस देखते हैं शायद मंडे से स्टार्ट होंगी. ठीक है बच्चे, जो रेगुलर नॉर्मल सिलेबस वाली थी. ओके बच्चा. ओके मैम. चलो अच्छे से पढ़ना अर्शित. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय. Okay.